अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल का लिंक भी शेयर कीजिए, और जो जो कर सकते हैं आप कि इस चैनल को दूर दूर तक पहुंचाने में, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। बहरहाल, हम जी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है वो ये है कि जी आईएमएफ के साथ जो डील की कोशिश की जा रही थी वो कंफर्म कर दी है। और कहा ये जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। और अभी से कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से वो बेचारे जो हैं, वो बेचारे क्यों कह रही हूँ मैं उनको, वो जो है यानी पीछे लगे हुए थे बुरी तरह से। ये आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रांस में, उनसे भी मिले। उसके बाद जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वहां पे वो कुछ ना कुछ आईएमएफ के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे। और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा। और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है, उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा। लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है। और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार, ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ, कहाँ है? अच्छा, ये रही। हाँ जी, जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना, सूट बूट में, वो था ना, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। जी हाँ, ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये है कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो आईएमएफ का लोन, कर्जा, उधार, जो भी समझ लें, वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं। और उधार मांगना, कर्जा लेना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया हो। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये जरूर है कि जब हम लोग लोन मांगते हैं और हम लोग उसमें कर्जा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं कि लो जी, तुम लोगों को तो फिर दोबारा कर्जा मिल गया। और तुम लोग तो हर एक कोई जो है वो ट्वीट भी लगा रहा है और हर कोई यकीनन अब वीडियो भी कर रहे होंगे बैठकर। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप जाकर इतने रोने रोइए, कभी कहिए कि जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कभी कहिए हमारे मुल्क में कोविड आ गया, कभी कहिए जलजला आ गया, कभी कहिए बारिश हो गई, कभी फ्लड आ गया। इस किस्म की कहानियां सुना सुना कर जो है वो हर बार पैसे निकलवा लेना, ये कोई जिसे कहते हैं कि आसान काम नहीं है, जो आप लोग समझते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है। मगर जी बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जी देखते हैं एक अदद वीडियो।
जी, ये थे कुछ पाकिस्तानी जो कि लंदन में सुना है आम खरीद रहे थे। अब आम हम लोग इस तरह से खरीदते हैं तो सोचिए ख़ास किस तरह से लेते होंगे। जी हाँ, आम का सीज़न है और सभी आम लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसी चक्कर में जो है वो ये साहब जो थे वहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे थे लंदन में वो जी बिल्कुल गिर पड़ गए। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और चलें अब आईएमएफ वाला टेंशन तो ख़त्म हुआ लेकिन ईद आपको मालूम है आज ईद का दूसरा दिन है और आपको नज़र आ रहे होंगे जी हमारे आर्मी चीफ और आर्मी चीफ के साथ शहबाज शरीफ साहब और पता नहीं किस बात के नारे लगा रहे हैं मगर लगा रहे हैं और इसका साफ मतलब यही है कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो है वो साथ साथ फिलहाल एक ही पेज पे है लेकिन ये पेज कब फट जाएगा कुछ पता नहीं क्योंकि इमरान खान भी यही कहते थे कि जी वो और फौज एक ही पेज पर है और फिर पेज फट गया ये देखिए जी यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं साथ आर्मी चीफ नजर आ रहे हैं साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब और ईद के दिन भी ये लोग साथ थे यानी कि कल फर्स्ट डे जो ईद का था वहां पर भी ये लोग साथ साथ ही थे इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए इमरान खान साहब का बीपी जो है वो या तो हाई हो रहा होगा या फिर लो हो गया होगा कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा इसलिए कि खान साहब का ख्याल था कि आईएमएफ से लोन भी नहीं मिलेगा और इसी किस्म की बातें वो कर रहे थे लेकिन बहरहाल इस पे बहुत ज्यादा ढोल बजाने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे और जो पैसा मिला है और जिस काम के लिए वो पैसा मिला है उसको वहीं पर लगाएं वैसे तो आईएमएफ को खुद भी मॉनिटर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर ये पैसा आईएमएफ का यहाँ आए और यहाँ से दोबारा अमेरिका पहुंच जाए या कनाडा या यूके या दुबई और वहां पे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कॉर्नर के प्लॉट और फ्लैट और क्या क्या चीजें जो ले ली जाती हैं उसी में ना लग जाए लेकिन बात सारी ये बहुत से लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो पहले थे कमर जावेद बाजवा साहब यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनका कहना था कि भारत से अगर रिलेशंस ठीक करने हैं तो जी 10-20 साल के लिए कश्मीर का इशू साइड पे कर देते हैं और बाकी चीजों के ऊपर काम करते हैं चाहे वो ट्रेड हो या दूसरी चीजें बिल्कुल इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को ठीक करना है पाकिस्तान को एक ट्रैक पे लेकर आना है इकोनॉमी को संभालना है और ये समझना है कि आइंदा इस किस्म का प्रॉब्लम ना हो जैसा पाकिस्तान पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा फेस कर रहा है इकोनॉमी वाइज तो उसके लिए जी होना ये चाहिए कि जो हमारी एजेंसीज हैं जो हमारी फौज है उसको 10-20 साल के लिए साइड पर हो जाना चाहिए और जो पॉलिटिशियंस हैं इनको आपस में लड़ने दें भड़ने दें आपस में लड़ लड़के जैसे मर्जी कंट्री चलाएं मगर 20 साल के लिए टोटली कंप्लीटली 100% जो इख्तियार है जो पावर है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में होनी चाहिए फिर चाहे ये लड़ें चाहे ये इनकी गवर्नमेंट रहे ना रहे दूसरे की गवर्नमेंट आ जाए लेकिन फौज अपना रोल बाहर रखे लेकिन ऐसा होगा कैसे ये चमत्कार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है उनका कहना ये है कि जी अगर फौज अपने आप को 10-20 साल के लिए साइड पर कर दे बिल्कुल सिरे से साइड पर कर दे सिवाय बॉर्डर के हमें कहीं दिखाई ना दे किसी सिविलियन इदारे में दिखाई ना दे किसी जगह इंटरफेयर करती दिखाई ना दे कहीं पर भी जो है वो ये लोग साथ खड़े हुए या मदद करते हुए या खराबी करते हुए गवर्नमेंट में दिखाई ना दें और 20 साल के लिए सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हैं जो कि मुल्क को चलाएं अच्छा चलाएं बुरा चलाएं जैसे मर्जी करें मगर कंप्लीटली और 100% पॉलिटिशियंस के पास ही पावर हो तब ही ये पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान को संभाला जा सके क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा खराब हुआ बहुत ज्यादा डैमेज पाकिस्तान जो है वो सभी के लिए खतरनाक हो सकता है चाहे वो कोई हमारे पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो लेकिन फौज को बाहर कौन करेगा भाई अभी तो ये 9 मई से ही बाहर नहीं आ रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन खैर कोशिश करते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं से जाकर इन लोगों को कहें कि भैया अपने काम से काम रखो मटर वटर छिलना बंद कर दो और जो फौज का काम है आप बस वही कीजिए और बाकी कामों में बिल्कुल भी दखल ना दीजिए ताकि कुछ आपकी रेपुटेशन ठीक हो जाए और कुछ हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए कुछ हमारे पॉलिटिशियंस खुद काम करने के आदी हो जाए वरना हर वक्त आप ही के कंधे पे चढ़े रहते हैं कि जी अब ये करा दो और अब वो करा दो अब इसकी गवर्नमेंट उठा के अलग कर दो या अब उसकी गवर्नमेंट बिठा दो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन इस वक्त हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं
और फिर बात करते हैं। खड़गपुर। A very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I feel really blessed to get this opportunity to present myself to express my words in front of you. So my name is Diksha Haryal and I am from Uttarakhand. I am pursuing my BTech from University of Petroleum and Energy Studies. And basically हमारा idea dyslexic people पे based है. Dyslexic बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है. जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था. तो कोई But 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर आएगी. तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। जी, तो ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ये मेरे ख्याल है राहुल गांधी साहब को लेकर कुछ उनके ऊपर कोई कहना चाहिए कि उनको ऊपर कोई टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन ये कि खैर बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल किया मोदी जी ने। और यकीनन अगर लोग बहुत बुरा ना मनाएं तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जोक्स और ट्रोलिंग जो है वो तो इंजॉय करनी चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं आगे और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। और इसके अलावा हम आपको बता दें इमरान रियाज को रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद जी कितनी खुशी होगी अगर वो ईद अपने घर पे मनाएंगे। ये तो खैर हमारे हमारे जो जज साहब हैं यानी कि चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये बात की थी, लेकिन अभी तक फिलहाल इमरान रियाज जो हैं उनका कुछ अता पता नहीं मिला है। और कब मिलेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वो किसी को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहे हैं। बात हम करेंगे दोबारा एक बार पाकिस्तान की, और बात हम करेंगे फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल साहब की। दोनों में आजकल खूब ठनी हुई है, दोनों एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और उसके अलावा भी। शहबाज गिल साहब का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान जो है रिश्वत में 100 पिज्जा जो है वो ले गई थी, और फिरदौस आशिक अवान का कहना ये है कि जी मेरे घर पे तो कोई जिनविन है नहीं जिनको मैं 100 पिज्जा खिला दूंगी। तो ये बात जो है शहबाज गिल गलत कह रहे हैं। और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान शहबाज गिल के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगा रही हैं और शहबाज गिल पलटकर फिरदौस आशिक अवान पे तरह तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि दोनों लड़ते लड़ते कहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद क्या होता है और इनकी लड़ाई खत्म होती है या नहीं। शहबाज गिल साहब फिलहाल अब वापस नहीं आए हैं, वो इस वक्त भी अमेरिका में ही बैठे हैं और वहीं से ट्वीट्स पर ट्वीट्स पेले जा रहे हैं। बात हम करेंगे दोबारा फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल की। शहबाज गिल किसी एजेंडा पे पाकिस्तान आए थे, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स के कौमी राज अपने आकाओं को बेचा करते थे, ये कहना है जी फिरदौस आशिक अवान का, जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब काफी भड़क गए, काफी नाराज हैं और वो भी पलट पलट कर जो है फिरदौस आशिक अवान के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, करप्शन के भी। यहाँ तक कि ये कहा कि जब वो इमरान खान की मिनिस्ट्री में थी तब अगर कहीं शादी पे जाना होता था यानी किसी की शादी पे जाना होता था तो वहां पे जो सलामी या गिफ्ट दिए जाते वो पैसे तक वो ऑफिस के ले जाती थी। ये बातें भी की जा रही हैं और इस लेवल तक इनकी लड़ाई पहुंच चुकी है। बात हम दोबारा करेंगे इसाक डार साहब की। हम सबको खुशी से मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। मुल्क की हालात में मुश्किल हालात में सब जानते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। जी हाँ, इसाक डार साहब का कहना ये है कि मुल्क बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खैर वो तो हमेशा ही गुजरता है, मैंने तो कभी देखा नहीं कि हम ये कहेंगे मुल्क बड़े अच्छे दौर से गुजर रहा है। लेकिन इसाक डार साहब का कहना है कि सब लोग कुर्बानी दे। तो जी सबसे पहले तो कुर्बानी आप दीजिए और उसका तरीका ये है कि इसाक डार साहब आपके और आपकी पार्टी लीडर्स, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी, उन सबके पास जो दौलत है उस दौलत को आप पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दीजिए। फिर जरदारी साहब से कहिए उनके पास जो दौलत है उसको भी पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए
और इमरान खान से भी यही बात कीजिए, और फिर और आगे जाकर आप जरा हमारी एजेंसीज और जो फौजी जनरल्स हैं उनसे भी कहिए कि उनके पास जो दौलत उन्होंने जमा की है, जाहिर है कि करप्शन से भी की है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और कई दूसरे तरीकों से अपनी जो दौलत जमा की है वो सारी दौलत उठाकर वो लोग खजाने में जमा करवा दें तो मेरा ख्याल है, और साथ साथ मदरसों की भी। जी हाँ, ये जो मदरसे जगह जगह पाकिस्तान में आप लोगों ने खोल रखे हैं जहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, गलत सलत बातें सिखाई जाती हैं, उनके पास भी बहुत फंड होते हैं। अगर इनके फंड्स को भी अगर आप इन सब लोगों के लेकर और पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा देंगे तो मेरा ख्याल है कि इतना पैसा हो जाएगा कि उल्टा आईएमएफ को हमसे कर्जा मांगना पड़ जाएगा कि जी इतना पैसा तो आईएमएफ के पास नहीं होगा जितना इन लोगों के पास से निकल आएगा। मगर ये करेगा कौन? इसलिए कि कोई भी अपनी जेब खाली करके खजाने में देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आम पब्लिक से जरूर ये कुर्बानी मांगते हैं और आम पब्लिक को जरूर ये फोर्स करते हैं कि जी आप मुल्क के लिए कुछ कीजिए, लेकिन आम सिटीजन तो सर कर ही रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत आप लोग भी कीजिए और अपने जो खजाने आपने भर रखे उनमें से कुछ पैसा आप पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खजाने में दे दीजिए। बात हम करेंगे जी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी की आजकल बड़ी पिक्चर्स आ रही है जिसमें वो किसी आम आदमी की तरह काम करते हुए, या काम देखें ये मोटर बाइक सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ये देखिए यहाँ पर भी ये कोई मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कोई मोटर बाइक रिपेयर का काम कर रहे हैं। खैर इनको ये काम भी आता होगा, लेकिन बार बार उनकी इसी किस्म की पिक्चर्स आ रही हैं। बहुत से लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वो एक आम आदमी के तौर पे, एक आम सिटीजन जो हिंदुस्तान का है उसके तौर पे अपने आप को दिखा रहे हैं, और अच्छी बात है। पर हर चीज के ऊपर हम क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि वो हर लेवल पे जाकर लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले ये सब कुछ चला ही करता है। और यही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है, और पाकिस्तान में भी इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल आप समझे कि बस अभी आए कि तभी आए। अक्टूबर में इलेक्शंस हैं और उसके लिए काफी तैयारियां जारी हैं। सुना ये भी जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की भी वापसी होगी और वो भी हिस्सा लेंगे आने वाले इलेक्शंस में, लेकिन जीत पाएंगे या नहीं ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब के, जैसे मैंने पहले कहा, कि सारे केसेस जो हैं वो माफ हो चुके हैं और अब उनके आने में कोई खास रुकावट नहीं है। मेरे ख्याल है बस सिर्फ उन्होंने अपना जो है वो टिकट लेना है, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब हमको यहाँ पाकिस्तान में नजर आएंगे। हम जी एक वीडियो और देखते हैं। ये थे जी इमरान खान साहब जो बकरे पे हाथ फेर रहे थे, और यानी कि बकरे को काटने से पहले, बकरे के ऊपर छुरी चलाने से पहले बकरे को देखने आए थे। और आजकल खान साहब कुछ खामोश खामोश से हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे। लोग यही कह रहे हैं कि ज्यादा स्टेटमेंट्स वगैरह भी इमरान खान की नहीं आ रही है। शायद उसकी वजह यही है कि उनसे यही कहा गया है कि भाई आप आराम से बैठिए और पहले आईएमएफ वगैरह से डील हो जाने दीजिए, बाद में हम आपका भाषण भी सुन लेंगे। लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब का भाषण कब तक सुन पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत से लोग अब हमें ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान बड़े चुप चुप हैं, क्या बात है। तो जी मुझे क्या पता क्या बात है, यकीनन कोई ना कोई बात होगी। लेकिन बहरहाल हम जल्द ही इमरान खान साहब को भी दोबारा सुनेंगे। हम यहाँ से चलते हैं और एक वीडियो और देखते हैं। जी, और ये हमारे पॉलिटिशियंस की तरह के ही कोई हजरत लग रहे थे जो जंप करने की कोशिश कर रहे थे और फिर कीचड़ में ही गिर गए। लेकिन बहरहाल हमारे लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि किस तरह से कंट्री को आगे लेके जाना है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का दूसरा दिन है और जून खत्म हो चुका है, लास्ट डे है जून का। तो कल से नए भेजा फ्राई के साथ और नए वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वैसे भी अब तो हमारे पास बड़ा पैसा है जी। अब तो वो सॉन्ग भी हमारे ऊपर फिट बैठता है जो अभी नया है ना, और मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें और क्या चाहिए। हमें तो जी लोन चाहिए था, वो हमें मिल गया है। कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब की वाहवाही इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अभी से प्लान कर रहे होंगे कि अगला कर्जा लेने कहाँ जाना है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि टाइम से
जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो हट जाएगी और इलेक्शंस के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। अब देखते हैं कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद वो जाती कब है, क्योंकि पाकिस्तान में हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो क्या वो जाएगी भी या नहीं जाएगी। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। साहब 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। भाई नहीं ये भाई मैं जा रहा हूँ। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप यार? ये मुकाफत अमल है।